बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 बच्चों, इसमें हमने पिछले जो आर्टिकल्स कवर किए हैं उन्हीं आर्टिकल्स के अंदर इसके मेजर कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे पूछे डिफरेंट फ्रैक्शंस देकर, डिफरेंट नंबर्स देकर आपसे कहा है कि जनाब आप बताएं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले बच्चों हम ये डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन बच्चे देखिएगा कि रैशनल नंबर की, तो देखिएगा अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, कि जिसको आप जाहिर कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में वेयर बोथ द नोमिनेटर, कि जिसमें नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इन द फ्रैक्शन आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। बच्चों वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और बच्चों इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होती है नोमिनेटर, और नीचे वाली बड़े की जो नीचे वैल्यू मौजूद होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। और बच्चों जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी बटे के नीचे कभी भी आप जीरो नहीं रख सकते। अगर आप जीरो रखेंगे तो वो वैल्यू ही अनडिफाइंड हो जाएगी, वो नंबर ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक ये मालूम नहीं कर पाए कि अगर जीरो किसी नंबर को डिवाइड करता है, यानी बटे के नीचे जब जीरो आ जाता है तो क्या वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, ये है रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नोमिनेटर होती है और जो नीचे वाली होती है वो होती है डिनोमिनेटर। इसी तरह बच्चे देखिएगा अगली डेफिनेशन रैशनल नंबर की, तो बच्चे इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसको आप नहीं जाहिर कर सकते एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीग्रल, किसी भी इंटीग्रल के लिए। एंड इरेशनल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, और जो बच्चे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, मतलब कि शारी के बाद इसमें वैल्यूज एक्सपेंड होती जाती है, बढ़ती जाती है, रुकती नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, दैट नेदर इंटरमिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक, ना वो रुकती है ना पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब होता है बच्चों होता है कि जनाब शारी के बाद कोई हिंसा या हिंसों का एक ब्लॉक रिपीट नहीं होता, इसी को बच्चों आप कहते हो इरेशनल नंबर। अच्छा बच्चे देखिए इसकी एग्जांपल, ओ बच्चे देखिए यहाँ पर जो 3 कब है ये √3 है। ठीक है, √3 भी इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह 29 बच्चों √29 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर √3 और √29 आपके पास इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। इस तरह 1/5 बच्चों 1/√5 ये आपके पास इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई जनाब इरेशनल नंबर्स की, कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होती है, मतलब कि डेसिमल के बाद शारी के बाद जो हिस्से होते हैं वो चलते जाते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, ना वो पीरियोडिक होते हैं, नहीं मतलब कि अगर आप उन्हें डिवाइड करते हैं तो शारी के बाद सेम हिंसा या हिंसों का एक ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, अलग अलग हिस्से आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बच्चे देखिएगा हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। बच्चे पहला सवाल जो उन्होंने आपको सवाल में दिया हुआ है देखिएगा जरा। फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ आपको √3। ठीक है, कि √3 आपके पास रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। बच्चों हमें रैशनल और इरेशनल में एक फर्क ये भी पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। गौर कीजिएगा जरा। तो बच्चों देखो जरा, जब इसे हम देखते हैं इसके बारे में √3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे देखो कोई भी नंबर हो उसके बटे में 1 जरूर होता है, कोई भी नंबर हो उसके बटे में 1 जरूर होता है, तो मैं कह सकता हूँ ना √3 के नीचे 1 है। ठीक है, अच्छा गौर करो जरा, अगर मैं यहाँ पर खाली सिर्फ लिखता हूँ x, हमें ये पता होता है कि यहाँ पर x की पावर 1 है, हमें ये भी पता होता है कि यहाँ पर इस x के साथ जो कोफिशिएंट यानी अद्वितीय सर 1 है। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे लिखते तो नहीं ना, इसी तरह हर नंबर के नीचे 1 जरूर होता है। ठीक है, अगर किसी के नंबर के नीचे 1 ना हो, कोई 0 हो जाएगा तो बचे फिर वो वैल्यू ही अनडिफाइंड हो जाएगी। किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कुछ ना हो 1 जरूर उसके नीचे होगा। ठीक है, तो बच्चे देखो अब इसके नीचे √3/1 है, तो आप कह सकते हो कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में है, क्योंकि देखिएगा क्योंकि क्या कंडीशन होती है कि क्यू बराबर नहीं होता है 0 के, तो ये 0 के तो बराबर नहीं ना है। √3 के नीचे 1 है, बेशक नहीं लिखा हुआ था लेकिन हमें पता था कि नीचे 1 है। तो बच्चे देखो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसे पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है?
गौर कीजिएगा जरा बच्चों, कैलकुलेटर से जब आप √3 की वैल्यू निकालते हो, देखिएगा जरा यहाँ पर, जब आप √3 की वैल्यू निकालोगे आपको यकीनन ये आएगी 1.7320205080, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 756, फिर आपके पास आएंगे बच्चों 8877 और ऐसे होनी चलती जाएंगी, ठीक है। अब बच्चे देखो, आपने छोटी क्लासेस में सीखा था कि अगर लिखा हो कोई भी रकम अगर शारिया में लिखी हो 0.25, आप शारिया खत्म करने के लिए क्या करते हो, शारिया की जगह 1 लगा देते हो, जितने अपने डिजिट होते हैं उतने 0 कर देते हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए शारिया की जगह मैंने 1 लगाया और यहाँ पर जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए, तो यहाँ पर ये शारिया खत्म हो गया, ये बटा कंप्लीट हो गया, तो ये 25/100 आ गया। अब बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1.7 लिखा है, यहाँ पर शारिया, अगर मैं शारिया खत्म करना चाहूँ तो शारिया की जगह 1 लगाऊंगा और जितने आगे डिजिट होंगे मुझे उतने 0 लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर मेरा बटा कंप्लीट होगा। देखिएगा यहाँ पर 7 की जगह 0 लगाता हूँ, 3 की जगह पर, 2 की जगह पर 0, 5 0, 8 0, 7 5 6 8 की जगह पर 0, फिर 8 की जगह पर 0, ऐसे में बच्चे ये भी 0 चलते जा रहे हैं। जब तक ये नंबर चलता जाएगा ऊपर वाला, जब तक नीचे वाले 0 चलते रहेंगे, जब तक इसका लास्ट डिजिट नहीं आएगा, यहाँ पर नीचे लास्ट डिजिट कंप्लीट नहीं होगा तो बटा कंप्लीट नहीं होगा। जब बच्चों देखो ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, इसका लास्ट डिजिट ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हो कि नीचे इसका बटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो √3 है ये आपके पास एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक आपके पास इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसे आप बेशक ही p/q की फॉर्म में, लेकिन p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते बच्चों। p/q की फॉर्म में होना और p/q की शक्ल में लिखना या p/q की शक्ल में जाहिर करना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। देखो बेशक ही p/q की शक्ल p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। आपको रीजन बता दे, देखो बच्चों यहाँ पर शारिया जब खत्म करोगे तो आगे आपको उतने डिजिट लगाने पड़ेंगे जितने शारिया के बाद डिजिट होंगे। यहाँ पर तो डिजिट ही टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो आप कैसे बता सकते हो कि कितने डिजिट आएंगे, जबकि यहाँ पर फिक्स था, यहाँ पर 0.25 लिखा हुआ था। अब शारिया की जगह आपने 1 लगाते और आगे 2 डिजिट थे तो आपने 2 0 लगा दिए, जैसे आपने 2 डिजिट लगाए आपका बटा कंप्लीट हो गई, यानी आपने p/q की फॉर्म में उसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। यही रीजन है कि √3 आपके पास एक इररेशनल नंबर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 उन्होंने आपको दिया हुआ है 1/6 कि आपके पास रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। अब बच्चों इसे देखते हैं हम, देखिएगा जरा यहाँ पर, ये देखें। अब देखो जो 1/6 है ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और q भी बराबर नहीं है 0 के, q भी 0 के बराबर नहीं है। अब ये देखो 1/6 लिखा हुआ है, आप इसे क्या करें, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, मतलब कि इसे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर, ठीक है। अब देखिए अंदर वाली रकम छोटी है तो आप क्या करेंगे, 0.1 अपनी तरफ से 0 लगाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 6 का लेवल इतना पड़ेगा 10 आ जाएगी, ऐसे छोटी रकम तो 6 कम 6 यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर देखिएगा बच्चे यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर फिर आपको फिर 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 ऐड किया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। फिर 6 का टेबल इतना पड़ेगा आपके पास 40 आ जाए, छोटी वैल्यू आ जाए, तो फिर यहाँ पर लगा दें आप 6 पर 6 का 36, यहाँ पर आ जाएगा 36 आ गया। फिर देखिएगा बच्चों 40 में से 36 गए, आपके पास 4 आ जाएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पर 4 था, आपने 0 ऐड किया तो यहाँ पर 36 आ गया, फिर दोबारा 4 आ गया, यानी कि अगेन आपके पास 6 ही आता जाएगा, ऐसे कर 6 6 6, यानी कि शायरी के बाद एक हिस्सा रिपीट होना शुरू हो चुका है, एक हिस्सा रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो बच्चों जब शायरी के बाद एक हिस्सा या हिस्सों का एक ब्लॉक जब रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चाहे वो टर्मिनेट ना हो, तो आपके पास रैशनल नंबर ही रहता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि 1/6 असल में क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की कंडीशन है ना कि जब शायरी के बाद एक हिस्सा या हिस्सों का एक ब्लॉक
रिपीट होना शुरू हो जाता है तो आपके पास वो नंबर रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे देखिएगा इसका पार्ट 3। बच्चे पार्ट 3 में उन्होंने आपको दिया हुआ है ये देखिए पाई। आपसे पूछा है कि जो पाई है क्या रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, तो बोल कीजिएगा बच्चे जरा। बच्चे जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू पहले यहाँ पर बोल कीजिएगा। पाई की वैल्यू ये होती है, देखिएगा बच्चे इशारे के बाद हिस्से आए जा रहे हैं। ठीक है, अब हिस्से कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहे, कोई ना कोई एक डिजिट, कोई ना कोई ब्लॉक हिस्सों का बिल्कुल भी पाई की वैल्यू के अंदर रिपीट नहीं हो रहा। 3.14 से शुरू हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली बच्चों चलता जा रहा है, डिफरेंट से डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। बच्चों जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे साइंटिस्ट भी अभी इसकी एग्जैक्ट पूरी वैल्यू काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, इशारे के बाद इसमें कोई भी हिस्सा रिपीट नहीं होता और ये टर्मिनेट भी नहीं होती वैल्यू इशारे के बाद। तो असल में बच्चों जो पाई है आपके पास एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, पाई आपके पास एक इरैशनल नंबर है। वही इसका बच्चों रीजन सिंपल सा है। अब देखिएगा अगर आप पाई की वैल्यू निकालते भी हैं तो 3.14 समथिंग आएगी, ऐसी चलती जाएगी। इसका आप शारिया खत्म करने की कोशिश करेंगे तो शारी की जगह नीचे 1 लगाएंगे, फिर आगे डिजिट लगाना शुरू करेंगे। अब ये देखो ऊपर वैल्यू ही खत्म नहीं हो रही तो नीचे भी एग्जैक्ट है कि आप बटा नहीं बन पाएगा, लास्ट डिजिट नहीं नीचे आ पाएगा। अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते। बच्चों यही रीजन है कि पाई भी आपके पास एक इरैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, चल अब बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है 15/2 15/2 और आपसे पूछे कि जनाब ये रैशनल है कि इरैशनल है। चलो हम इसे भी बता देते हैं कि क्या है। देखिएगा गौर से पहले बच्चों 15/2 लिखा हुआ है 15/2 पी बाई क्यू की फॉर्म में है ये, जिसमें क्यू बराबर नहीं है 0 के, ऐसे ही है। अब बच्चों आप 15 को 2 से डिवाइड करना शुरू करें, 15 अंदर, ठीक है, ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर। 2 का टेबल इतना पढ़ोगे कि 15 आ जाए, इससे छोटी वैल्यू तो 7 पर देखिएगा 14 आ जाएगा। 15 में से 14 के बच्चों 1 आ जाएगा, छोटी रकम आगे फिर शारी लगाकर यहाँ पर शारी लगाकर 0 लगाकर से नीचे उतार दें, यहाँ पर आ जाएगा 10। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए 5 पर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7.5 और यहाँ पर आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए बच्चे शारी के बाद हिंसे रुक चुके हैं, शारी के बाद हिंसे रुक चुके हैं, तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हो कि 7.5 है ना, अगर आप शारियां खत्म भी करना चाहो तो शारी की जगह ना जाओ, इतने डिजिट आ जाएंगे। इसका मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है और इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा भी जा सकता है। इसलिए आपके पास एक ये रैशनल नंबर है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक रीजन ये भी है बच्चों, देखो जब शारी के बाद हिंसे टर्मिनेट हो जाए, हिंसे टर्मिनेट हो जाए और रिपीटिंग फैक्टोरियल कोई ना कोई एक हिंसा रिपीट हो रहा हो, तब भी आपके पास ये रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 7.25 का। आपने बताना कि 7.25 जो है ये आपके पास रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, तो देखिएगा गौर से यहाँ पर 7.25। बच्चे देखो ये आपके पास ये पी बाई क्यू की फॉर्म में चाहिए, तो किस में देखिएगा बटे में 1 तो है ना, तो आप कह सकते हो कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है क्योंकि क्यू बराबर नहीं है 0 के, ऐसे ही है। अब बच्चे देखो अगर आप शारिया खत्म करना चाहो तो देखिएगा 25 शारी की जगह 1 जितने आगे जितने उतने 0। अब देखो आपने इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में जाहिर भी कर दिया, एक्सप्रेस भी कर दिया। अब देखो ये मजीद एक दूसरे पर डिवाइड भी होना है, देखिएगा डिवाइड कर देते हैं 5 के 5 5 10 5 25 5 दूनी 10 0। ठीक है, फिर मजीद कर लेते हैं 5 दूनी 10
5 दूजे 25, 5 चौका 20, 25/4। इसे मजीद भी बच्चों डिवाइड करोगे डेसिमल में भी आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों हमें ये भी पता चल रहा है कि देखिए इशारे के पास इनसे भी टर्मिनेट हो गए हैं, इनसे भी टर्मिनेट हो गए हैं बच्चों। इसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हो। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों 6 पार्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है √29 के √29 आपके पास रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो देखिएगा गौर से देखते हैं कि है क्या असल में। देखो √29 लिखा हुआ है बच्चे, ये देखो इसके बटे में 1 है, हमें ये तो पता है। तो आप कह सकते हैं इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। अच्छा ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन क्या इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो। देखते हैं बच्चे, देखो जब आप कैलकुलेटर से √29 की वैल्यू लोगे तो ये आपके पास आएगी 5.53851641648 S1 बच्चों ये चलती जाएगी, ठीक है। अब बच्चे देखो अगर आप शारिया खत्म करना चाहो, शायरी की जगह मान लगाओगे नीचे, फिर जितने आगे डिजिट होंगे उतने आपको जीरो लगाने पड़ेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह कर। अब बच्चे जब तक ऊपर के डिजिट कंप्लीट नहीं होंगे उतने ही डिजिट नीचे भी लगाने पड़ेंगे आपको। जब ऊपर वाले डिजिट ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लास्ट डिजिट नहीं आ पाएगा, तो नीचे वाले का लास्ट डिजिट आ पाएगा नहीं ना। जब तक लास्ट डिजिट नीचे नहीं लिखा जाएगा बटा कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन आप इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों जो √29 है ये भी आपके पास एक इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, ये आपके पास एक इररेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू बच्चों आप इधर देख सकते हैं कि √29 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। चलिए बच्चों आपका ये पार्ट यहीं पर मुकम्मल हुआ। अच्छा बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शन को डेसिमल्स में चेंज करना है, ठीक है। कि आपको उन्होंने फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में आपने चेंज कर देना है, ठीक है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं इनके क्वेश्चंस। चलिए बच्चों पहले जो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ये 17/25 कि आपने इस फ्रैक्शन को चेंज कर देना है डेसिमल के अंदर। तो देखिएगा शुरू करते हैं हम, 17 अंदर, ठीक है, 25 बाहर। आप 0.1 आपने शायद लगाकर यहाँ पर ऐड किया तो 170 बन गया। अब आपने 25 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो 170 आए, 170 आए, इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाए। तो बच्चे देखो अगर आप 25 को मल्टीप्लाई कर देते हो 6 से तो आपके पास ही आ जाता है 150, 150। बच्चों 170 में से आप 150 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। फिर बच्चों देखो आप फिर एक शारिया लगाओगे यहाँ पर, मान के सॉरी एक और जीरो लगाओगे, वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा 200। फिर 25 का टेबल बच्चों जब आप 8 तक पढ़ोगे, आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास 200 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लगा दें 8, यहाँ पर लगा दें आप 200। ये लो बच्चों ये आपने 17/25 को डेसिमल में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिएगा, तो शुरू करते हैं। (19/4) इसको बच्चों जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे देखिएगा यहाँ पर 19 और बाहर आ जाएगा 4। फिर 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 19 है, तो आपके पास देखिएगा अगर आप 4 तक पढ़ते हो तो 16 आता है। 19 में से 16 निकाले बच्चों आपके पास आएगा 3। अभी वैल्यू छोटी हो जाएगी, आप शारी लगाएं यहाँ पर भी शारी लगाएं, फिर एक जीरो ऐड कर दें यहाँ पर,
ये 0 इधर आ जाएगा, 30 बन जाएगा। 4 का टेबल लिखना पड़ेगा कि 30 आ जाए, इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 7 28। तो बच्चों यहाँ पर आप लगा दें 7 पर, यहाँ पर आ जाएगा 28। 30 में से बच्चों 28 निकाल दो, आपके पास आ जाएगा 2। फिर छोटी वैल्यू हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 0 लगाना है यहाँ पर, और इस 0 को नीचे उतार देना है 20। अब 4 का टेबल इतना पड़ेगा कि 20 आ जाए। तो बच्चों आप 5 तक पढ़ेंगे, आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो बच्चों ये आपने 19/4 को 4.75 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है 57/8 कि बच्चों आपने 57/8 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखिएगा 57 इधर 8 बार। अब इतना टेबल पढ़ना है कि 57 है, इससे छोटी वैल्यू है। तो देखिएगा अगर आप 8 का टेबल 5 से पढ़ते हो तो 40, फिर 48, फिर 56 आता है। तो बच्चे देखो 8 7 56, 56, 57 में से बड़ा 56 मान दे तो आपके पास आ जाएगा 1। फिर आप क्या करें, एक छारिया लगाएं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर से एक 0 इधर उतार दिया, आपके पास बनेगा 10। फिर 8 1 सा 8, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। 10 में से बच्चों 8 माइनस कर आपके पास आ जाएगा 2। फिर आप क्या करें, एक और 0 यहाँ पर उतार दें नीचे, ये आपके पास बनेगा 20। 8 का टेबल इतना बड़ा 20 है, इससे छोटी वाला है 8 हमारा 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 16 आ जाएगा। बच्चों 20 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4। फिर छोटी वैल्यू आ गई, फिर आप 0 लगा दें तो ये 0 का यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40। 8 का टेबल जितना पढ़ोगे 40 आ जाएगा, तो 8 5 का 40, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 40। ठीक है, ये आपने 57/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे करते हैं। ये देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर उन्होंने आपको दिया हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने 2 0 5/8 के 205 और ये 18 कि 205 को आप 18 से तकसीम करें तो आपके पास क्या डेसिमल में आते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में करते हैं हम। 205 को हम अंदर रखते हैं और 18 को बाहर। अब बच्चे देखो 205 है, या तो हमने इसे छोटी वैल्यू लानी है, ठीक है, या इसके बराबर वैल्यू लानी है। अगर हम 18 का टेबल बच्चों 10 तक पढ़ते हैं तो 180 आएगा, ठीक है। और अगर हम 18 का टेबल पढ़ते हैं 11 तक तो 180 में बच्चों आप 18 जमा करते हैं तो 198 198 हो जाएगा, 198 आएगा। लेकिन 12 तक पढ़ते हैं तो वैल्यू थोड़ी 205 से बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसे 11 पर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 198 198, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से तो 8 निकालने से आप यहाँ से 2 से कैरी लोगे बन जाएगा 10, इससे कैरी लोगे बन जाएगा 15। 15 में से 8 गए बच्चों आपके पास आ जाएगा 7। 9 में से 9 गए 0, ठीक है। यहाँ पर 1 में से 1 गया, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 0। अब देखो जो 7 है ये तो 18 से छोटा हो गया, आप शारे लगा के क्या करें, एक 0 ले लें, यहाँ पर भी शारे, यहाँ पर भी शारे, ये 0 नीचे उतार दें आप, ये बन जाएगा 70। अब बच्चों आपने क्या करना है, इतना टेबल पढ़ना है कि या तो 70 या इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो बच्चों अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 24, 3 1 3 यहाँ पर आ जाएगा 54। अगर आप 4 से करते हैं तो 18 2 3 4 1 4 यहाँ पर आ जाएगा 72। अब 72 तो बच्चों बड़ा हो रहा है तो हम किस पर करेंगे, 3 पर। यहाँ पर भी 3 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 54। तो 70 में से 54 मतलब कि 7 में से इधर गया 10, 10 में से 4 गया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ पर बच्चों 6 रह गए, 6 में से 5 गया, आपके पास आ गया 16, ठीक है। अब 16 फिर छोटा हो गया, आप क्या करें, फिर एक कैरी ले लें,
ये नीचे उतरेगा, ये आपके पास आ गया 160। अब 160 बच्चों लाना है आपने 18 का टेबल इतना पढ़ो कि आपके पास या तो 160 आ जाए, इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो बच्चों देखें 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं आप 5 से कर लें, अगर आप 18 को 5 से करेंगे बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 40, 4 इधर 5 5 ये 90। अच्छा आप 18 को कर दें 8 से, 8 अठे 64, 64 का लगा बच्चों 4 6 इधर, फिर 8 का 8, 8 का 8 यहाँ पर 8 में आप 6 ऐड कर दें आपके पास आ जाएगा 144, 144, 144। फिर आप क्या करें 18 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, 8 है 72, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, 9, यहाँ पर आ जाएगा 162, 162। बच्चों 18 को 9 से जब करें तो 162 आ रहा है 162, अगर हम 18 को 8 से करें आपके पास आ रहा है 144। तो ठीक है हम यहाँ पर 8 से कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 144। अब देखो 160 में से आप 144 माइनस कर दें तो 6 से कैरी लिया, यहाँ पर 10 में देगा, 10 में से 4 गया आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पर 5 में से 4 गया आपके पास आ जाएगा 16, 16, फिर 16 आ गया। फिर बच्चों आप कैरी लोगे, फिर वही आता जाएगा, मतलब कि यहाँ से अब ये 8 8 ऐसे कैरी ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि 11.3888 यहाँ पर ये आंसर बन गया डेसिमल। अच्छा बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, फिर क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5/8। ठीक है, ये 5/8 आपको फ्रैक्शन दी गई, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। तो देखेंगे ऊपर वाले रकम को अंदर, नीचे वाले को जो बाहर, 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास 50 ऐसे लेस आ जाए तो बच्चों देखो 6 तक पढ़ते तो 48 आ जाएगा, 50 में से 48 माइनस की 2, फिर आपने क्या करना है 2 छोटा हो गया, फिर एक कैरी ले 0 लगा दें यहाँ पर 0। तो 8 में 8 में 16 यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 16, 20 में से 16 के बच्चों आ जाएगा आपके पास 4, फिर छोटी होगी, फिर आप एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर एक 0 कैरी। 8 का टेबल कितना पड़ेगा 40 है, तो 8 में से 40, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 40। ये आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है 25/38 कि इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 25 अंदर और 38 बाहर, 0 शायरिया लगाएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर भी शायरिया। तो 38 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि 250 से छोटी वैल्यू आ जाए। तो बच्चों देखो अगर आप 38 को ज़रब करते हो 6 से, 48 यहाँ पर 8 आ जाएगी, यहाँ पर 4, 18 में 4 जगह की बची आपके पास आ जाएगा 228। ठीक है, अब 228 और यहाँ पर 250 अगर आप इसे 7 से करें 38, 56, 5 यहाँ पर 21 में आपने 5 ऐड की बचे आपके पास आ जाएगा 266। ये बड़ी वैल्यू हो रही है, तो मतलब कि हम किस पे करेंगे 6 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 8, 10 में से 8 माइनस के बचे आपके पास आ जाएगा 2, 4 में से 2 गए 2, 22 आ गया। फिर छोटी वैल्यू आ गई, फिर आप एक 0 ले लें, क्या ले लें, ये नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, 220। अब फिर बच्चों 38 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, 0 यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 15, 190। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप 6 से करते हो
तो 6 से 228 आ रहा है, ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे 5 से ही कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा पहले 6 था, अब 5, यहाँ पर आ जाएगा 190, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 निकल नहीं सकता, हासिल लेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 30, 1 में से 1 गया 0। फिर कैरी लेना पड़ेगा आपको, देखिएगा, फिर कैरी ले लीजिए आप 300। अब बच्चों आपने 300 है आपके पास, अगर 38 को आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से, 56, 5 इधर 7 21, 21 और 5 ये आपके पास आ जाएगा 267। अगर आप 8 से कर दें 3 8 8 8 64, 64 का लगा 4 6 24, 24 ये आपके पास आ जाएगा 304। मतलब कि 8 पर करने से वैल्यू बड़ी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, 7 से कर लें। 7 पे करेंगे बच्चे आपके पास आ जाएगा 266, ठीक है। 10 में से 6 गए आपके पास आ जाएगा 4, 9 में से 6 गए आपके पास आ जाएगा 3 34। फिर देखिएगा बच्चों, हम इस बार करते हैं, फिर एक कैरी लेंगे, इस कैरी को नीचे उतार दें 340। अब बच्चों 340 अगर हम 8 से करते हैं तो 304 आ रहा था, यहाँ पर आप लिख दें 8, यहाँ पर लिख दें 304, ठीक है। अब 4 से कैरी ले 10, 10 में से 4 गए आपके पास आ जाएगा 6, पीछे रह जाएंगे यहाँ पर 3 36, 36 रह गए। अब बच्चे देखिएगा, फिर आप एक कैरी ले लें, तो फिर एक कैरी लेंगे, ये आपके पास नीचे उतर जाएगा इधर को 360। अब 360 आ गया है, अगर आप 38 को जरूर करते हैं 9 से, 72 2 7 आ गए यहाँ पर 27, 27 में से ये आपके पास आ जाएगा 342, ठीक है। यहाँ पर आप करते हैं 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 342। 360 में से बच्चों आप अगर 342 को माइनस करते हो आपके पास ये आ जाता है 18, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास ये तकरीबन चलता जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया। इसका बच्चों लेंथी क्वेश्चन देखिएगा, लेंथी पूरा फ्रैक्शन, तो इसका लेंथी फ्रैक्शन ये वाला है, ठीक हो गया। चलिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। के बच्चों उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, ठीक है बच्चों। पहली जो स्टेटमेंट्स उन्होंने बच्चों 2 हमें दी हुई है, पहली है वो उनके पास ना 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। उन्होंने आपसे पूछा कि क्या 2/3 क्या रैशनल नंबर है। और दूसरी स्टेटमेंट बच्चों उन्होंने आपको दी हुई है पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस पर बात करते हैं शुरू, चलें देखिएगा बच्चे। फर्स्ट मैंने कहा है आपको 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपने बताना है कि ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर कि 2/3 पहले तो देखो p/q की फॉर्म में है, जी है, क्यू बराबर भी नहीं है 0 के, ये भी सही है। अच्छा अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो 2, यहाँ पर 3 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगा दो, फिर p का टेबल लेना पड़ोगे 20 आ जाए, देखो 3 6 18 18, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, फिर आप 0 लगाओगे कैरी लगाकर, यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। फिर 6 लगाओगे, फिर 18, फिर 2 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये 6 6 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे जब देखो आप डिवाइड करते हो और आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर आ जाए और इसमें एक एलिमेंट या एक हिस्सों का एक ब्लॉक रिपीट होता जाए, तो फिर वो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं रहता, वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। असल में आप इसका जवाब देंगे ये आपके पास है रैशनल नंबर। तो आप कह दो जनाब ये बात बिल्कुल फॉल्स है, ये बात फॉल्स है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर देखिएगा बच्चे स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है आपको
स्टेटमेंट नंबर 2 कि जनाब पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों देखो जरा इधर कि पाई की वैल्यू शायरी के बाद जो आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई भी हिंसा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो बच्चों जब कोई भी हिंसा रिपीट ना हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो बच्चों आपके पास रैशनल नहीं इरेशनल होता है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, वो आपसे कह रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो बात तो बिल्कुल सही करें कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो फिर आप कह देंगे कि ये बात बिल्कुल ट्रू है, यानी कि सही है, दुरुस्त है, TRUE ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा जो दो स्टेटमेंट्स उन्हें दिए कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर, क्या 1/9 एक टर्मिनेटिंग फैक्टर है, ये बात सही है कि गलत है। फिर बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि जनाब जो 3/4 है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो देखते हैं बच्चों, पहले देखो बच्चों पहले स्टेटमेंट जो उन्होंने आपको दी हुई है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या जो 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि शायरी की बात खत्म हो जाता है, तो करके देखते जरा कि बात ये ट्रू है कि फॉल्स है। 1 को तो रखते हैं 9 के बाद 0 पॉइंट, यहाँ पर शायरी है 0, 9 1 से 9, फिर 1 बचो, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर शायरी 0 उतारेंगे इधर आप, ठीक है। तो फिर 1 ऐसा नहीं तो चलता जाएगा, ठीक है, कि मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, जबकि वो यहाँ पर कह रहे हैं 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो बात तो ये गलत कर रहे हैं ना। तो बच्चों ये आपके पास 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बात बिल्कुल क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं। तो जनाब आप कह देंगे जनाब बिल्कुल ही फॉल्स बात है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है आपके पास कि 3/4 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि 3/4 के टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये आपने बताना है। तो बच्चों देखो जरा 3 को अंदर रखें, 4 को बाहर 0 पॉइंट, ठीक है, 4 5 20 4 7 24 4 7 28, तो यहाँ पर शायरी पर आ जाएगा, यहाँ पर 28, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, कैरी ले लें, फिर बन जाएगा 20, 4 का टेबल कितना पड़ेगा 20 आ जाए, तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 5 पर 20 आ जाएगा, ये तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, कि मतलब कि 3/4 आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह देंगे ये बात बिल्कुल ट्रू है। चल बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका बच्चे उसमें कहा गया कि 1/4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। बच्चों रिकरिंग असल में कहते हैं रिपीटिंग को, कि शायरी के बाद जब हिंसे रिपीट हो जाते हैं, आप रिपीटिंग वर्ड यूज करते हो, आप उसे रिकरिंग भी कहते हो। शायरी के जब बाद एक हिंसा या हिंसों का एक ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाता है तो उसे आप रिकरिंग कहेंगे। वो आपसे कह रहे हैं कि 4/5 रिकरिंग है, क्या बात ये सही है कि गलत है, आपने बताना है। तो देखिएगा जरा बच्चे, देखो यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा ना 4/5 रिकरिंग है, रिकरिंग देखने के लिए आप ऐसा करो डिवाइड करना शुरू कर दो, 4 को अंदर 5 को बाहर, ठीक है,
डिवाइड करो जरा। अब देखो 4 जो सा है छोटा है, 5 बड़ा है, आप 0 शारियल लगा दो, 0.0 आ गया। फिर 5 का टेबल इतना पढ़ोगे 40 आ जाए, तो 8 पर 5 8 जा 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस शारी के बाद कोई हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा, कोई रिकरिंग नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर ये उस सवाल में कह रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर कि 4/5 आपके पास रिकरिंग है, ये तो गलत कह रहे हैं ना। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख दोगे ये आपके पास क्या है, फॉल्स, यानी कि गलत, ये आपके पास है फॉल्स, ठीक है। तो बच्चों आपका जो ये पार्ट था ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बच्चे देखते क्या नेक्स्ट हम करने लगे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मुख्तलिफ उन्होंने रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इन रैशनल नंबर्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रा करना है, ठीक है। बहुत से मुख्तलिफ क्वेश्चन देखेंगे, बड़े मजे के क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे पहला सवाल उन्होंने आपको दिया हुआ है, देखिएगा सर इधर पहला सवाल है आपके पास 2/3 कि बच्चों आपने 2/3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन बच्चों बना रही, सेंटर में 0, फिर 1 2 3, ठीक है। फिर देखिएगा इधर -1 -2 -3, ऐसे ही है। बच्चे गौर करो जरा, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो, 2 को 3 से बच्चे डिवाइड करोगे तो कुछ ये आएगा, देखिएगा जरा यही आएगा। अब बच्चे देखो जो ये नंबर है ये 0 और 1 के दरम्यान है, पॉजिटिव यानी 0 और पॉजिटिव 1 के दरम्यान। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर ऊपर वैल्यू छोटी हो नीचे बड़ी हो, जब आप उसे डिवाइड करोगे तो बच्चों कंफर्म है वो पॉजिटिव 0 और 1 के दरम्यान में आएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव हो और ऊपर वैल्यू छोटी हो नीचे बड़ी हो, तब वो 0 और -1 के दरम्यान में आएगा। तो बच्चे ये तो 0 और 1 के दरम्यान में आ रही है ना, पॉजिटिव 0 और 1 के दरम्यान। तो बच्चे इसे ड्रा इस तरह करोगे, ये वाला तो आपके पास नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बच्चों गौर करो जरा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ये आपको बताता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड कर दोगे इंटरवल को, और ऊपर वाला आपको बताता है नोमिनेटर कि आपने कितने हिस्से नोमिनेट कर जंप करना है, ठीक है। अब गौर करो जरा बच्चों, इसका आंसर 0 और 1 के दरम्यान में आएगा, आप 0 पर आ जाए। अब नीचे वाला हिस्सा बता रहा है कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आपने 3 इक्वल बराबर हिस्सों में से डिवाइड कर देना है इस इंटरवल को। देखो मैं इसे डिवाइड करता हूं, एक हिस्सा, ठीक है, 2 फिर 3 हिस्सों में मैंने इस इंटरवल को डिवाइड कर दिया। फिर बच्चों ऊपर वाला 2 हमें बताते हैं कि कितने हिस्से जंप करना है, कितने, ठीक है, इंटरवल। तो देखिएगा वहां पर 2 लिखा, तो मैं 2 इंटरवल जंप करूंगा, एक जंप हो गया, फिर 2 जंप हो गए, 2 जंप कंप्लीट हुए। फिर बच्चों ऐसे कर दो, और ये 2/3 जो है आपने उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। देखो नीचे वाला नंबर आपको बताएगा कि आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, कितने इंटरवल्स में, और ऊपर वाला आपको बताएगा कि आपने कितने इंटरवल्स जंप करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है -4/5 कि बच्चों आपने -4/5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन बना ली, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर यहाँ पर नंबर्स ड्रॉ कर देना है, 0 1 2 3। यहाँ पर बच्चों आपने ड्रॉ कर देना -1 -2 -3। अब बच्चों देखो ऊपर जो सा नंबर क्या है, छोटा है, नीचे बड़ा है, तो इसलिए जब आप डिवाइड करोगे और नेगेटिव किया तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा बताएगा कितने हिस्सों में आपने डिवाइड करना है इंटरवल को। तो ठीक है, आप डिवाइड करते हैं, नीचे 5 है तो 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर वाला आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, कितने से जंप करना है। तो ठीक है, 1 2 3 4 नीचे जंप किया, ऐसी लाइन की, तो आपने -4/5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है इसका 3 पार्ट।
देखिएगा जरा बच्चे, 3 पार्ट उन्होंने आपको दिया होगा ये कि एक सही, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1 सही 3/4। इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। पहले आप नंबर लाइन लगा लें, 0 1, ठीक है, 2 3, फिर -1 -2 -3। अब बच्चे देखो, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये साइड पर जो नंबर लिखा होगा आपने नंबर लाइन पर इसके पास चले जाना है। ये पॉजिटिव है ना, तो आप पॉजिटिव 1 पर चले गए, ठीक है। अगला स्टेप बच्चों ये होगा कि जो नीचे वाला यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर लिखा होगा आपको बताएगा कि आपने इस वाले इंटरवल को उससे अगला इंटरवल शुरू हो रहा है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ पर 4 लिखा था, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। देखो 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा आपको बताएगा कि आपने कितना जंप करना है, तो ठीक है जंप करते हैं। एक जंप हो गया, दो जंप हो गए, फिर तीन जंप हुए। बच्चों 3 जंप होते ही आप कह दोगे कि 1 सही 3/4 कि आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे ड्रॉ करना और ज्यादा आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपल फ्रैक्शन के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, इसी क्वेश्चन का बच्चों पार्ट 4 देखिएगा। दो से 5/8 इसको मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों आप -2/5, ठीक है, -2/5 को आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो ठीक है इसे कर देते हैं हम। 0 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पर ये वाला नंबर आपको बताएगा कि आपने किस लाइन नंबर पर जाना है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा ये वाला नंबर, तो ये -2 हम -2 पर आ गए। नीचे वाला बताएगा आपने कितने इंटरवल्स में इसे डिवाइड करना है, तो ठीक है यहाँ पर 8 हम इसको इससे अगले हिस्से को 8 में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला बताएगा आपने कितने जंप करना है, 5 है तो आप 5 जंप्स करेंगे। 1 2 3 4 5 जंप्स किए बच्चों। फिर आपके पास आपने सिंपल क्या करना है, -2/5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये बच्चों नेगेटिव जब साइड आ जाएगी, नेगेटिव नंबर इधर आ जाएगा, तो आपने 0 की नेगेटिव साइड पर इधर आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना। आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो भी बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में ही है। वो आपके पास है 2 सही 3/4। इसको नंबर लाइन पर आपने ड्रा करना है, तो कर देते हैं। 0 1 2 3, ठीक है। फिर देखिएगा -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 पर आ जाओ। फिर नीचे वाला आपको बताएगा कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो ठीक है 4 है तो 1 2 3 और ये 4 में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला बताएगा कितने जंप्स करने हैं, तो ठीक है जंप शुरू कर दें। कितने जंप्स है, 3, 1 2 और ये 3 पर आ गए बच्चों। आप यहाँ पे लिख देंगे 2 सही 3/4। तो बच्चों आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। चलिए अब बच्चों देखोगा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6। बच्चों ये तरह कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इस पर आपने जरा गौर से ध्यान देना है। देखिएगा जरा इधर कि बच्चों उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आप क्या करें, ड्रा करें √5 को नंबर लाइन के ऊपर। अब बच्चों √5 को ड्रा करने का थोड़ा सा तरीका ना अलग है। देखिएगा जरा, पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं,
फिर बात करते हैं इस पर। 0 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, फिर -1 -2 -3, ऐसा नहीं चलता है बच्चों। गौर करो जरा इसको बच्चों, आपने √5 को ड्रा करना है। इसमें बच्चों आप ट्राइंगल का यूज करोगे, पहले से समझिएगा ट्राइंगल का कैसे यूज करोगे। ये बच्चों मैंने ट्राइंगल बना लिया है। बच्चों जो आपने ड्रा करना है ना उसको पहले इधर लिख लो। √5 को हमने ड्रा करना है, हमने क्या किया, √5 को इस जगह लिखा है, हाइपोटेनस की जगह। फिर बच्चों आपने क्या करना होता है, जब भी इस तरह की स्क्वायर रूट की वैल्यू का आपने नंबर लाइन पर ड्राइंग करनी होती है, ड्रा करना होता है, आप क्या करते हो, उसका पहले स्क्वायर ले लेते हो। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, √5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। तो 5 को यहाँ पर ऐसे लिख लो, 5 के इक्वल हो गया। फिर आपने बच्चों इसको ना दो नंबर्स की सम में लिखना होता है। अब वो उन दो नंबर्स की खासियत ये होती है कि वो दोनों स्क्वायर होने चाहिए। बच्चों देखो जैसे 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो बच्चों मैंने 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो 1 को मैं रख देता हूँ यहाँ पर बेस, 1 को मैं रख देता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, कोई फर्क। इसको आप कह दोगे बेस, इसको आप कह देंगे परपेंडिकुलर। अब बच्चों चाहे आप इस 2 को परपेंडिकुलर रख लो, इस 1 को बेस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर भीतर का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है ना हाइपोटेनस। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर हाइपोटेनस आपके पास है √5, बेस आपके पास है 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपने क्या लिया है 1, ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब बच्चों हमने इसको यूज करना है यहाँ पर नंबर लाइन पर। अगर बच्चों कैलकुलेटर से आप √5 की वैल्यू लेते हो तो देखिएगा √5 की वैल्यू आपके पास यही आती है 2.2 समथिंग, ऐसे ही होता है ना। तो बच्चे देखो इसका मतलब आपने जो ड्राइंग करनी है ना वो 0 से लेकर पहले तो 2 तक आएगी। आप 2 मतलब कि ये ऐसे कवर होगा 2 का हिस्सा, ठीक है। बच्चों आपने क्या करना है, प्रोफाइल यूज करनी है 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इधर रखनी है और यहाँ तक एक पैमाइश ले लेनी है 2 तक की। फिर आपने बच्चों क्या करना है, इसकी सीध में एक लाइन ऐसे खींच देनी है इस तरह कर, ठीक है। फिर बच्चों आपने क्या करना है, इस वाली टेल को इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √5, ये √5 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास अभी 2 है, आपने 0.2 समथिंग भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब बच्चों देखो गौर करना है, यहाँ पर आपने √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये तो नंबर लाइन पर अभी ड्रॉ नहीं हुआ, ये तो इधर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ। अब आपने क्या करना है बच्चों, प्रकार को रखना है अगेन यही सेम लेंथ का, यहाँ पर रखकर फिर इस तरह कर कर कर्व लगानी है, ठीक है। तो बच्चों जब आप कर्व लगाओगे देखो ऐसे कर कर कर्व आएगी तकरीबन यहाँ पर इस तरह कर कर इधर इधर कर कर आपने ऐसे कर देना, ये देखिएगा ऐसे कर ये कर्व आपने कर दी। तो बच्चों इस पॉइंट को आप कहोगे √5, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पी के। तो बच्चों जब रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं तो उसमें जब आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना होता है तो आप ये टेक्निक यूज करते हो। अगेन बच्चों बता दूं कि मैंने यहाँ पर बेस को 2 लिया था और परपेंडिकुलर को 1 लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 को परपेंडिकुलर कर देता, 1 को बेस कर देता। देखो पाइथागोरस थ्योरम में देखिएगा, चाहे मैं बेस को इधर रख दूं परपेंडिकुलर को इधर रख दूं, कोई फर्क पड़ता है नहीं ना रखता। तो बच्चों
इस तरह आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने बेस को ही 2 क्यों लिया था और परपेंडिकुलर को 1 क्यों लिया था, ये इंटरचेंजेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो ये पार्ट था ये भी मुकम्मल हुआ। बच्चों इसको जरा गौर से समझिएगा, ये काइंडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बहुत अलग भी है थोड़ा सा, कि आपने क्या करना है रूट 5 को करने के लिए पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, फिर आपने जो रूट में वैल्यू दी है उसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद बच्चों आपके पास यहाँ पर आ रहा था 5, फिर आपने उनको 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उन दोनों का अगर आप स्क्वायर लो और ऐड करो तो आपके पास ये बन रहा हो। तो देखो यहाँ पर बच्चों मैंने 2 और 1 क्यों लिया, अगर मैं 3 लेता तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या आना था 9 तो बड़ा है 5 से, तो मैं 3 नहीं ले सकता था ना 4। अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता तो बच्चों 4 का स्क्वायर मेरे पास आना था 16 भी बड़ा है। तो बच्चों देखो लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर मेरे पास आ रहा था 4 और 1 का स्क्वायर क्या आ रहा था 1, तो 4 + 1 कितना होता है 5। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फिर उसको इसमें ब्रेक डाउन किया था 2 के स्क्वायर में और प्लस 1 के स्क्वायर में, फिर इसको मैंने बेस ले लिया है और इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, फिर इसी ट्रायंगल को बच्चों मैंने यहाँ पर बना दिया ऊपर। अब मैंने 2.2 बच्चों आपको बता दें कि अगर आप रूट 5 की कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं तो ये आ रही है 2.2, मतलब कि आपने 0 से 2 तक तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, फिर वो जो 0.2 था उसको ड्रॉ करने के लिए फिर आपने बच्चों प्रकार का यूज किया। ठीक है, ये बच्चों आपका ये पार्ट भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको कहा है गिव अ नंबर, आप नंबर दीजिए, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5/9, कि बच्चों 3/4 और 5/9 आपके पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपने बताना है कि जो ये रैशनल नंबर है इनके दरमियान में जो नंबर आने वाला है क्या आप वो हमें दे सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ देखेंगे कि जब आपको 2 रैशनल नंबर दिए जाएं तो आप उन दोनों के दरमियान में कैसे नंबर निकाल सकते हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसको देखिएगा ज़रा, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों देखो, आपने 3/4 एंड 5/9 के दरमियान मौजूद रैशनल नंबर को निकालना है। बच्चों इसके सॉल्यूशन में देखिएगा गौर से यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED, रिक्वायर्ड नंबर बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। कि बच्चे दो ये आपको 2 नंबर्स दिए हुए, आप क्या करो इसका सम करो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो नंबर होगा वो इन दोनों के दरमियान में आने वाला नंबर होगा। चलिए करते हैं इसे जरा, देखिएगा बच्चे, रिक्वायर्ड नंबर 3/4 3/4 जमा दूसरा नंबर 5/9, यहाँ पे लिखिए 5/9 तकसीम 2 पर डिवाइड करना है। बच्चों कोई सा भी नंबर हो आपने डिवाइड 2 पर ही करना है। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि आपने इन रैशनल नंबर के दरमियान में नंबर मालूम करना है, यानी कि मीन में। तो बच्चों जब आप किसी दो नंबर्स के दरमियान में मीन में तो वैल्यू निकालते हो तो आप 2 पर ही डिवाइड करते हो ना, इसलिए बच्चों ये 2 पर आप डिवाइड कर लो। अब देखो बीच में प्लस का निशान है, साइड पर फ्रैक्शन है, तो आप पहले एलसीएम लोगे। तो बच्चे देखिएगा इन दोनों के आप जब एलसीएम लोगे, यहाँ पर गौर से कीजिएगा, एलसीएम लेना किससे है, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये देखिएगा 4 और 9 का एलसीएम 2 दूनी 4, 9 में से आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 9 में से आ जाएगा, फिर 9 1 9 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब बच्चे देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी बच्चों इसका आपके पास एलसीएम आता है 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अभी साथ चलता जा रहा है। 4 का टेबल इतना पड़ोगे 36 आ जाए, तो 4 9 36 9 पर, तो 9 3 27, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 27, बीच में प्लस का निशान। फिर 9 का टेबल इतना पढ़ोगे 36 आ जाए, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36 4 पर। अब भाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से, 5 हो जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20। अब बच्चों 20 और 27 को जमा करोगे आपके पास आ जाएगा 47 47/36 यही आएगा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है। अब बच्चे देखो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि जब 2 नंबर्स के दरमियान में डिवाइड का निशान हो तो आप उसे मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करते हो तो राइट साइड पर मौजूद वैल्यू का बड़ा चेंज हो जाता है। अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो
तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 47/36, जरा में चेंज करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये 2 जो है 36 से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। अब 36 को बच्चों जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 72 72। ठीक है, और बटे के ऊपर क्या है 47, तो ये बच्चों आपके पास 47/72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान में मौजूद रैशनल नंबर जो उन्होंने आपसे पूछा है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 6। अब बच्चे इसमें देखिएगा वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स, के रिकरिंग डेसिमल्स बच्चे वो होते हैं कि शारी के बाद जब कोई एक हिंसा या हिंसों का एक ब्लॉक, ठीक है, रिपीट होना शुरू हो जाता है तो उसको आप रिकरिंग कहते हो, जिसको आप यूजुअली वर्ड यूज़ करते हो रिपीटिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर, कि आप इन्हें रैशनल नंबर के तौर पर जाहिर करें, यानी p/q की फॉर्म में, वेयर जहाँ पर p q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p q आपके पास इंटीजर्स हो, मतलब कि बटे के ऊपर भी कोई इंटीजर वैल्यू और बटे के नीचे भी कोई इंटीजर वैल्यू और क्यों बराबर ना हो 0 के। बच्चों इन्होंने आपको इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, देखिएगा 0.55 बच्चों 55 चलता जा रहा है, मतलब कि ये रिकरिंग है। ठीक है, इसी तरह 0.13, अब देखिएगा 13 चलता जा रहा है, ये भी 100 है। 0.67 ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, ये भी रिकरिंग है। बच्चों आपकी बुक के अंदर रिकरिंग को शो करने के लिए उन्होंने ना बार यूज़ की है। ठीक है, कि मतलब कि 0.55 देखिए चलता जा रहा है ना, तो 5 के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक बार लगा दी है। इस बार का मतलब ये होता है कि बच्चे ये जो वर्ड है ये रिपीट होता जा रहा है, ये वर्ड रिपीट होता जा रहा है। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिएगा चलें। अब बच्चे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 0.5 और ऊपर ही बार लग गया है। बार का मतलब कि ये 5 रिपीट होता जाएगा, इसको आपने p/q की फॉर्म में लाना है। तो देखिएगा बच्चे सॉल्यूशन में बच्चों आपने लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि x बराबर है 0.5 बार का। बच्चों मतलब है कि ये 5 बार चलता जा रहा है, तो आप कर लें 0.5 और ये चलता जा रहा है ऐसे करके। इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1। ठीक है, फिर बच्चों आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग बाय 10, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 10 को मल्टीप्लाई बाय x से, तो 10x बन जाएगा। इसी तरह जब बच्चों मैं 10 इंटू करूंगा 0.5 ये आपके पास ऐसे चलते जाएंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, अब बच्चे देखो जब 10 जब 0.55 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 5.555, ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इसे कह दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर आ जाएगा 10x। ठीक है, 10x = 5.555 चलता जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों ये है आपके पास कि आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। सबट्रैक्टिंग SUBTRACTING सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 के आप इक्वेशन नंबर 1 को निकाल दो इक्वेशन नंबर 2 में से। यानी आप क्या करो 10x माइनस करो x के इस 10x में से इस x को माइनस कर दो, बराबर आपके पास आ जाएगा 5.5 की मतलब कि अब दूसरी तरफ 5.55 ये चलता जा रहा है, माइनस करो 0.555 ऐसे करकर। बच्चों गौर करना, पहले आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हो। अब बच्चों देखो जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए ना, लेफ्ट साइड वाले आपस में से माइनस होंगे और राइट साइड वाले आपस में माइनस हो जाएंगे। अब गौर करना सर, यहाँ पर बच्चों 10x में से x निकाला, आपके पास आ जाएगा 9x। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 5 चलता जा रहा है। अब शारिये के इधर वाला, ठीक है, शारिये के इधर लेफ्ट साइड वाला 5 माइनस होगा 0 में से, आपके पास वापस 5 भी आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखो शारिये के बाद यहाँ पर
0.5555 चलता जा रहा है, यहाँ पर भी शारी के बाद 0.555 चलता जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये शारी के बाद वाला हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपस में एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 5 ही रह जाएगा। अब बच्चे देखो, आपको x का आंसर चाहिए, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9/5 के। अब बच्चे देखो, उन्होंने आपको कहा था कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और उन्होंने आपको ये भी कहा था कि p बाई क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो बच्चे 9 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर ही है। अब बच्चे एक छोटे से बात कि बच्चे देखो, शारी के बाद उन्होंने एक रिपीटिंग फैक्टर दिया था ना, एक, ठीक है, यानी 5 था, 5 रिपीट होता जा रहा था। तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर यहाँ पर ऐसे होता 0.5 और 5, मतलब कि 2 बार 5 होता, मतलब कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते, फिर आपने मल्टीप्लाई करना था 100 से। सिंपल वर्डिंग में कहूं, अगर यहाँ पर एक डिजिट होगा तो आपने एक के साथ एक जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होंगे तो आपने एक के साथ 2 जीरो लगाकर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई बात? तो बच्चों, ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मुकम्मल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चे जरा। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है इसका पार्ट 2, यानी 0.13 के ऊपर बार। इसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्मूला में, तो बच्चों सॉल्यूशन में देखिएगा जरा। अब 0.13 को बच्चों आपने लेट कर लेना है, लेट x बराबर है 0.13 बार, ठीक है। अब 13 बार का बच्चों मतलब होता है कि x 0.13 बार रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर 13, फिर 13, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, मैं सवाल में लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग बाय 100। ये जरा मल्टीप्लाई की स्पेलिंग गलत हो गया है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बच्चे देखिएगा, आपने 100 से क्यों किया, क्योंकि शादी के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो बच्चों आपने एक के साथ 2 जीरो लगाकर उसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 100 से। 2 डिजिट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इसे कह दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग करनी है आपने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 के इक्वेशन नंबर 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि आपके पास देखिएगा लेफ्ट साइड की तरफ लिखे हुए नंबर लेफ्ट साइड में से माइनस होंगे, यानी 100x माइनस होगा x में से, और 13 ये चलता जा रहा है, ठीक है। फिर माइनस 0.13 ये ऐसे चलता जा रहा है। देखिएगा 100x में से x माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 99x। यहाँ पर देखिएगा 13 अब बच्चे देखो, ये शारी के बाद लिखे हुए हिस्से, ये 13 वाले, ये इस शारी के बाद लिखे हुए हिस्से से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस शादी से पहले लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर इस शादी से पहले लिखा हुआ है 13, तो 13 में से 0 माइनस करो, 13 ही आएगा ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 13। तो आपको x चाहिए, x बराबर आपके पास आ जाएगा 13/99, ठीक है। तो बच्चे देखो 13 भी एक इंटीजर है, 99 भी एक इंटीजर है। उन्होंने आपको कहा था p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए p बाई क्यू की फॉर्म भी है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और आपने क्या किया है, डेसिमल फ्रैक्शन को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। चलिए ये मुकम्मल हुआ। अब बच्चे देखिएगा सी पार्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर तीसरा कि 0.67 के ऊपर बार, इस बार का मतलब ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन में करते हैं जरा। 0.6 को बच्चों आप लेट कर लोगे, लेट कर लिया जनाब कि 0.67 और x बराबर है
0.67 बार, मतलब कि x बराबर आ जाएगा आपके पास 0.67, फिर 67, फिर 67, मतलब कि रिपीट होता जा रहा है, 2 डिजिट है। ठीक है, इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, सवाल नंबर 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 100 के 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आपके पास 100x। देखो इसका इस साइड से 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 67.67, फिर 67, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 यानी मसवाद नंबर 2। अब बच्चों देखो आपने क्या करना है, मसवाद 2 में से मसवाद 1 को माइनस कर देना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 के इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, इक्वेशन नंबर 2 में से, यानी आपके पास आ जाएगा 100x माइनस x बराबर आएगा आपके पास, देखिएगा 67.67, ये चलता जा रहा है, माइनस 0.67, ये चलता जाएगा। बच्चे देखिएगा अब जरा 100x में से आप x माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 99x। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर रहेगा, देखिएगा यहाँ पर अब शादी के बाद वाले डेसिमल वाला सेक्शन इस डेसिमल वाले सेक्शन से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 67 जो सब्ट्रैक्ट होगा शादी के बाद इधर वाले हिस्से से 0 से, तो 67 में से आप 0 माइनस करो, 67 ही आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 67 आ गया। आपको x चाहिए तो आपके पास आ जाएगा x बराबर है 67 डिवाइडेड बाय 99। तो बच्चे देखो आपके पास x आ गया, यानी आपने डेसिमल में दिए हुए फ्रैक्शन को, रिकरिंग फ्रैक्शन को आपने क्या किया, p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। और 67 भी एक इंटीजर है, 99 भी एक इंटीजर है, और यहीं पर बच्चों आपका ये पार्ट यहाँ पर मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आई होप आपको क्लियर भी हुई होगी। काइंडली अगर किसी भी क्वेश्चन में मसला है जो आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, और मेहनत करते रहें और ज़िंदगी में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बच्चों दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।